हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। ठीक है, यानी एक आदमी है 135 रुपए में पहले भी खरीदता था कुछ गेहूं, अब भी खरीद रहा है, लेकिन अब खरीद रहा है तो 1 किलो अधिक। यानी पहले अगर 9 किलो खरीदता था तो अब 10 किलो खरीदता है, पहले 15 किलो हो सकता है खरीदता था तो अब 16 किलो खरीदता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रेट जो है वो कम हो गया है। कह रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए, यानी पिछली वाली दर जो थी पहले उस किस रेट से वो खरीद रहा था उसको बताइए। इस पे 4 टाइप्स के यानी 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहां मूल दर पूछी है ना। पहले वाली कीमत हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि बढ़ी हुई या कम हुई कीमत बताइए, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ये भी पूछ लिया जाएगा कि पहले कितनी खपत थी अब कितनी खपत है। तो 4 तरीके के क्वेश्चन है। मूल कीमत, नई कीमत, ठीक है, पुरानी खपत, नई खपत। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर क्या है, एक ही है लेकिन हम चारों बता देते हैं। देखो रेशियो का मेथड से इसको करते हैं। कह रहा है गेहूं की कीमत में इतने की कमी, कितना लिखा हुआ है 6 सही 1/4% की कमी। इसको आप बटे में बदलेंगे तो ये 6 चौक 24 1 25, चलो बदल करके बता देते हैं। सही है, प्रतिशत ये ऐसे होता है, सही ना भैया। यहां से कुल मिला के लिखा हुआ है ये 1/16, इतना जो लिखा हुआ है इसका मान होता है 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 16 थी अब 1 कम हो गई है। तो पहले जो प्राइस था यानी कीमत थी या मूल्य था, चाहे जो लिखो भैया, पहले जो मूल्य था और अब नया वाला जो मूल्य है उसका अनुपात जो है वो देखो आराम से, पहले 16 था 1 कम हो गया है 15। सही है यहां तक। अब पहले वो कितना खर्चा कर रहा था 135, अब भी कितना कर रहा है 135, यानी उसका खर्च न कम था न ज्यादा। तो अगर हम यहां पे देखो नीचे लिखते हैं खर्च, ठीक, और यहां लिखते हैं कि कितनी मात्रा वो खरीदता है, कंजम्पशन, ठीक है, या खपत। यहां तक समझ में आ रहा है। पहले हमने लिखा उसका प्राइस, दूसरे में खपत। अच्छा देखो आराम से सुनो, खर्च पहले भी 135 था अब भी 135 है, मतलब यहां जो चीज आएगी वो दोनों सेम रहेगी, यहां और यहां। दुनिया वालों ने कहा कि सर जी यहां पर कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए, यहां पर कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए और यहां पर कौन ऐसा नंबर रखा जाए कि दोनों को जब गुणा करें तो 135 यानी दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो दुनिया वालों ने दिमाग लगाया, क्या जरूरत है फालतू इधर उधर सोचने की, भैया तुम इधर आ जाओ और भैया तुम इधर आ जाओ। देखो 16 को 15 में गुणा करोगे तब भी उतना ही आएगा, इसको उतने में गुणा करोगे तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। इसलिए दुनिया वालों ने कहा कि जितना प्राइस का रेशियो होता है खपत उसका पलट करके होता है। 16-15 था तो ये 15-16 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि ये बराबर रहे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये सब जितना भी मान चल रहा है सब इकाई में चल रहा है, यूनिट में चल रहा है। कह रहा है कि 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, 1 किलो ज्यादा। अच्छा हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, खपत पहले 15 यूनिट की थी अब कितनी यूनिट हो गई 16, 15 से 16 1 यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट खपत जो है वो ज्यादा हुई है। 1 यूनिट का मान क्वेश्चन ने कहा है 1 किलो, है ना, 1 किलोग्राम। सही है, समझ में आ गया। अच्छा कोई आपसे पूछे कि 1 यूनिट का मान इतना है तो 15 यूनिट का मान बताइए, तो 15 होगा। 16 यूनिट का मान बताइए, 16 होगा। सही है। अगर हम आपसे ये पूछें कि पुरानी खपत बताइए, मतलब पहले कितने किलोग्राम गेहूं खपत होता था, तो भैया 15। सही है, यानी 15 केजी, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1 केजी है तो 15 यूनिट का मान 15 केजी। नई खपत कितनी हो जाएगी भैया, नई खपत तो बहुत ही आसान है, 16 यूनिट है इसका मतलब 16 केजी है।
अब आपसे पुराना मूल्य और नया मूल्य पूछ सकता है। जैसे देखो इसमें मूल पहले वाला पूछा है, तो पुराना मूल्य या नया मूल्य जो भी आपको निकालना है, पुराना मूल्य और नया मूल्य, यानी पहले किस हिसाब से वो गेहूं खरीदता था, कितने रुपए किलो, और अब कितने रुपए किलो मिल रहा है उसको गेहूं। अगर पुराना चाहिए तो भैया जी देखो आराम से देखो, पहले की जो खर्च था 135, अब भी कितना है 135। पहले जब बाजार में 135 किलो सॉरी 135 रुपया लेके जाता था तो उसको कितना मिलता था, 15 किलोग्राम, है ना। तो रेट तो पता चल जाएगा ना, 135 में 15 से भाग दीजिए, 15 नवा 135, यानी 9 रुपया किलो, सही है। लेकिन अब वो 135 लेके जाता है तो अब उसको 16 किलोग्राम गेहूं मिलता है, 16 किलोग्राम। तो 16 से भाग देंगे, 16 अटे 128, अभी कितना बच गया भैया 7, 16 चौका 64, फिर उसके बाद कुछ आएगा 64, 6, 16 3 48, लगभग 8.43 रुपए पर केजी। पहले 9 रुपया किलोग्राम प्रति किलोग्राम उसका गेहूं पड़ता था, अब पड़ रहा है 8.43, सही है। तो वो क्या पूछा है, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर, पुरानी वाली बताइए भैया, तो मूल दर देख लो 9 रुपए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। हमने चारों जो भी राइज हो सकता है क्वेश्चन वो बता दिया है, चारों देखो आपके सामने हैं। या तो आपसे वो पूछ सकता है कि पुरानी कीमत बताइए या नई कीमत बताइए, पुरानी खपत बताइए, नई खपत बताइए, ये चारों आपके सामने है, ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। एक तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, दूसरे साधारण ब्याज, दोनों में बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी बनता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बस खाली आपको टेक्निक पता होगी कि कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो 1260 रुपए का कर्ज उतारना है तो उसके बाद 3 किस्तों में बराबर बराबर बांटना है। जैसे अगर हम किसी से 3000 रुपए उधार लेते हैं और उस पर कुछ ब्याज व्याज लगा करके कुछ बनेगा 3000 समथिंग, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ब्याज को छोड़ करके, ब्याज को छोड़ करके, ठीक है। इस तरीके से होता है। जैसे अगर हमने 6000 लिया तो 2000 2000 2000 ब्याज अलग से लगेगी। अब इसको करना कैसे, करना तो सेकंडों का खेल है। कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखो एक ये वो तरीका है कि इतना बटे इतना फार्मूला लगा लो, छोड़ो आराम से देखो, बस खाली पहली किस्त मान लो, पहली किस्त माना, वैसे लिखना नहीं, बस खाली हम बता रहे हैं, माना 100 यूनिट है, पहली वाली कितनी है 100 यूनिट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। कितने साल तक चलना है, 3 साल तक। रेट देख लो कितना है 12%, बस गाड़ी आगे बढ़ाओ, 100 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया भैया 112, 2 साल का हिसाब हो गया। ये जितना आया इसमें फिर से 12 जोड़ दो, 124। समझ में आ रहा है। पहली मान लो 100 यूनिट 100 इकाई है, दूसरी जितना रेट है उतना जोड़ दो, फिर इसमें जितना रेट है उतना जोड़ दो, जितने साल का पूछे ऐसे ही करते रहो। ये पहले साल का, ये दूसरे, ये तीसरे, 3 साल का हो गया, बस काम खत्म। इन तीनों को जोड़ दो, यहां से 6 आ गया है, यहां से 3 आ गया है और यहां से 3 आ गया है। 336 यूनिट यानी 336 इकाई का मान क्वेश्चन ने दिया है 1260। समझ में आ रहा है। जोड़ने के बाद जो आ रहा है 336, उसका मान क्वेश्चन ने दिया है 1260, सही है। हमें जो निकालना है वो किस्त निकालनी है, तो इसी का मान निकालना पड़ता है, पहले वाले का, यानी 100 का मान। अब तो बहुत आसान है, 1260 किसका मान है 336 का, जिसका मान होता है उसको नीचे पटकते हैं और जिसका मान निकालना होता है गुणा कर देते हैं। लो भैया 1260 जो मान है वो 336 का है, नीचे पटका, 100 का निकालना है, 100 से गुणा। देखते हैं किससे कटता है भैया, 4 से कट रहा है, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब कटेगा 8 4 12, 3 1 4, हाँ 3 से कट रहा है, तो यहां से 28 आ जाएगा, 28 3 84 होता है, और 3 एकम 3, यहां से फिर 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है भैया, 4 से काटते हैं, 4 सते 28, यहां से 25, 7 से कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, और यहां से 3 हासिल तो 7 पछे 35, यानी आपके पास बचा हुआ है 15 गुणे 25,
25 का 15 में यानी 375। कितना आ गया भैया? 375 रुपए हर एक किस्त का मान है। कौन सा सही है? बी वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। पहली किस्त मान लेंगे 100। ठीक, रेट देखेंगे, जितना रेट है जोड़ते चले जाएंगे, जितना आएगा उसमें जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें जोड़ देंगे, जितना आएगा चाहे जितने साल का पूछे। ठीक, जितना आ जाएगा जोड़ने के बाद इन सबको जोड़ेंगे, लास्ट में जितना आएगा उसका मान क्वेश्चन देगा। बस इसका मान इतना है, हमें ये पहले वाले का निकालना होता है, पहले वाले का यानी 100 का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे, काम खत्म। उत्तर आ गया 375 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। 6 रुपए में 4 बेचा है, 10 रुपए में 6 खरीदा है। ठीक, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। एक तरीका यह होता है कि जो वस्तु आपने खरीदा है उसको बराबर कर लो। ठीक, एक तरीका यह होता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालो, उसके बाद लाभ या जो भी आपको निकालना वो निकाल दीजिए। ठीक है, देखते हैं, हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। 10 रुपए में 6 केला खरीदा है, 10 में 6। ठीक, और 6 में 4 बेच दिया है। यहां पर 6 केला खरीदा है और 4 केला बेचा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो बराबर करते हैं। भैया जी ऐसा करते हैं, यहां कितने से गुणा करें और यहां कितने से गुणा करें? बहुत ही आसान है, इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो, तो ये भी 12, ये भी 12। जब इधर 2 से हुआ है तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा और इधर भी 3 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 20 इधर आ गया है, 12 इधर आ गया है, 18 इधर आ गया है, 12 इधर आ गया है। तो हमें समझ में आया है कि 20 रुपए में 12 के हिसाब से खरीदा गया है और 18 रुपए में 12 के हिसाब से बेचा गया है। 20 रुपए में खरीदा गया है, 18 में बेचा गया। सही है, ये है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य एसपी। 20 का खरीदा गया, 18 का बेचा गया है, इसका मतलब 2 का नुकसान हुआ है। नीचे क्या रहता है? सीपी। नीचे क्या रहता है? सीपी। सीपी कितना है? 20। प्रतिशत निकालने के लिए 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, यानी 10% की हानि हो रही है भैया, हानि, नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, ये वाला सही है। दूसरा तरीका ये है कि एक वस्तु का निकालो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जैसे देखो 10 रुपए में 6 केला खरीदा गया है, देखो आराम से 10 रुपए में 6 केला खरीदा गया है। अगर हम उल्टा पढ़ें, 6 केला 10 रुपए में, सही है, खरीदा गया है। चलो ये है सीपी का पूरा लेखा जोखा, और इधर एसपी। 4 केला बेचा गया है 6 रुपए में। अगर हम आपसे पूछें कि एक केला कितने में खरीदा गया होगा, तो 6 से भाग दीजिए। तो यहां से ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3, 5/3 रुपए में खरीदा गया एक केला। बेचते हैं उसको 4 केला 6 रुपए में, तो एक केला कितने में जाएगा? 6/4 यानी 3/2। इतने में खरीदा गया है, इतने में बेचा गया। दशमलव में अगर आप देखेंगे तो इसका मान जो आएगा कितना आ जाएगा भैया? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। और इसका अच्छा चलो निकाल ही देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो। चलो भैया 3 का पहाड़ा 5 में एक बार जाएगा, उसके बाद दशमलव। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता चले कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है ना, ये पता चले इसलिए। एक बार गया 2, 1.6 आ रहा है, यहां से देखेंगे तो 1.5 आ रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा है, जितने का खरीदा गया वो ज्यादा है और जितने का बेचा गया वो कम है। जब भी ज्यादा का खरीद करके कम में बेचते हैं तो नुकसान होता है। नुकसान कितने का हुआ है? बहुत ही आसान है, ऐसे ही सबट्रैक्ट कर लो। 5/3 में से घटा दो भैया 3/2, यहां एलसीएम लिया जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहां से 10 - 9, इसका मतलब 1/6 का घटा हुआ है, लेकिन प्रतिशत पूछा है तो 1/6। नीचे सीपी, सीपी कितना है? कितना है भैया? 5/3, और 100% से गुणा करते हैं। ये एकदम नीचे वाला इसके साथ जाता है और ये दोनों साथी, इसका मतलब 3 × 1/6 × 5, और यहां से सही है। देखो भैया 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5, कुल मिला करके लेखा जोखा आया है वो 10% आया। ठीक है, तो हानि हुई है 10% की। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, जैसे आपको अच्छा लगे। आसान ये भी है, आसान ये भी है, उंगली पर बैठने का खेल है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद
विवेक 57,000 रुपए को साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा? देखो इसमें जो लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, इसका मतलब मनन को 2 और इसको 1 मिला। किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? जिस रेशियो में उनका पैसा लगा होता है। ठीक है, कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, ये आपसे पूछा गया है कि मान लो कि x महीने बाद, मान लो कि x महीने बाद, दो तरीके से हो सकता है, या मान लो कि x महीने बाद या बाद में x महीनों के लिए वो जुड़ा। दो तरीका है। देखो, एक तरीका ये है कि आप ये मान लो कि x महीने बाद जुड़ा, या दूसरा तरीका ये है कि x महीनों के लिए जुड़ा। जितने महीने के लिए जुड़ा है, जितना पैसा लगा है, उसका जो अनुपात आएगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलो देखो, एक तरफ है मनन और एक तरफ है विवेक। मनन का पैसा है 76,000 रुपए और इनका पैसा है 57,000 रुपए। ये कितने महीनों के लिए लगा रहे हैं? पूरे वर्ष के लिए। ये कितने महीनों के लिए लगा रहे हैं नहीं पता है, तो अगर हम यहां x लिखते हैं तो ये हम ये मान रहे हैं कि x महीनों के लिए इन्वेस्ट किया गया है। ठीक, वो ये पूछा है कितने महीनों बाद लगाया है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि x महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। अगर इसका उत्तर मान लेते हैं 5 आता है, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यह दूसरा तरीका यह है कि x ना मानो, यहां पर 12 माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, x महीने बाद तो 12 माइनस एक्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है। चाहे जो करिए, चलो हम x से कर दे रहे हैं। इनका अनुपात निकालते हैं। 3 0 इधर 3 0 शहीद हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है भैया? हाँ देखो, 3 से यहां 19 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, और कुछ 19 से कम 19, 19 चौका 76, तो यहां आ रहा है 16 अनुपाते x। सही है, इसका जो अनुपात है किसके बराबर है? चलो हम लिख देते हैं 16/x का मान है 2/1। ओहो, ये तो बहुत आसान है। 2 1 कम 2, 2/16 है। x का मान आ गया 8। इस x का मान 8 आया, इसका मतलब 8 महीनों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है। 12 महीने में 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो कितने महीने बाद आया होगा? अरे भैया 4 महीने बाद। सही है, 12 में से 8 निकाल दो, उत्तर आ गया 4। आप चाहो तो यहां 12 माइनस एक्स लिख करके करो, तो डायरेक्ट जो x का आंसर आएगा वही है, आ जाएगा। ठीक है, 4 महीने बाद। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब 7 की घात 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। कई तरीकों से हो सकता है, कई तरीकों से, चाहे जैसे करो, लेकिन जो सबसे आसान है वो देखो। 7 की घात 7 है, इसको 4 से भाग देना है। ठीक, जिसकी घात है उसको 4 से भाग दे करके देखो, सबसे छोटा नंबर बनाना है, चाहे पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव बने। जैसे अगर यहां पर मान लेते हैं यहां पर 5 होता, तो 4 का पहाड़ा 5 में कितनी बार गया उससे नहीं मतलब है, कितना बच रहा है उससे मतलब है। 4 एकम 4, 1 बच गया। 4 एकम 4 आया ना, 1 बच गया, तो इसका उत्तर होता 1 की घात 7। समझ में आ रहा है? अगर यहां पर 6 होता, मान लो यहां पर 6 होता, तो 4 का पहाड़ा 1 बार गया, बचा कितना? 2। 2 की घात 7/4। सही है, लेकिन यहां 7 है, तो क्या हम 4 का पहाड़ा 1 बार ले जाएं उसके बाद 3 बचाएं? नहीं, 2 बार लेकर जाओ जबरदस्ती। 4 दूनी 8, और ये है कितना? 7। इसका मतलब 1 कम पड़ गया। अगर 2 बार पहाड़ा लेके जाएं तो 1 कम पड़ गया, तो उस 1 को लिखो, लेकिन कम पड़ गया इसलिए माइनस लगा दो। ठीक है, 4 का पहाड़ा 7 में जबरदस्ती ले गए 2 बार, 4 दूनी 8। अगर भैया आप 7 रुपए लेके जाओ और 4 रुपए वाला कोई सामान खरीदना है, कह तो 4 रुपए वाला पार्ले जी दे दो, 2 पैकेट दो ना हमें, तो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन 1 रुपया उधार रहेगा, तो इसी उधार को हमने लिख दिया है। इसकी घात कितनी है? 7। बस काम खत्म हो गया। माइनस की घात 7 है और 1 की घात भी 7 है। माइनस की घात 7, माइनस की घात अगर सम बार है, सम 2 4 6 8, वही अगर सम है तो प्लस आएगा, और अगर विषम है तो माइनस आएगा। तो यहां विषम है तो माइनस। 1 की चाहे जितनी घात लगाओ, चाहे जितनी लगाओ, आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब घात का लोचा खत्म। अब उत्तर कितना आया? -1, लेकिन हम -1 नहीं लिखते हैं कभी भी। रिमाइंडर यानी शेषफल माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो प्लस कैसे बनाएंगे? तो इसको आगे पटक दो, इसको आगे पटक दो, तो 4 - 1 यानी 3,
अगर रिमाइंडर यहाँ पर -2 आता तो हम 4 आगे पटकते तो कितना हो जाता 2। अगर यहाँ पर -3 आता तो हम 4 आगे पटकते तो 1। सही है। अब कोई है ना समझेगा कि हमेशा 4 पटका जाएगा, नहीं भैया, जितने से भाग देना है वही पटका जाएगा पहले। अगर रिमाइंडर निगेटिव आता है तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 3। कौन सा सही है? सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही आसान एकदम हलवा प्रश्न है। कह रहा है कि 15 + 21 गुणे में इतना है, भागे में 2 है, इसको सरल कीजिए। यहीं पर कर दे रहे हैं, क्या जरूरत लिखने की। देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का मामला तमाम किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम पहुंचे तो ये कह रहा है कि रूट है, तो इसका मतलब पहले रूट करेंगे। रूट इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। चलो नोट कर दे रहे हैं। 15 + 21 गुणे में है, यहां से 3 -2 + 5 भाग में है 2। देखो यहां से ब्रैकेट अभी भी करना है, 3 में से 2 निकाल लो या 3 को 5 में जोड़ दो, चाहे जो करो आंसर उतना ही आएगा। 3 में से 2 निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 में 5 जोड़ना है तो 6 आ गया, ब्रैकेट के अंदर 6। कुछ दिमागदार ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, 3 को नोट कर लेते हैं, फिर माइनस ये दोनों गदावन का जोड़ देते हैं 7। अरे भैया चाइना वाले उठा ले जाएंगे, ऐसा ना करिएगा। 6 आ गया। गुणे में है 21 पहले और 15 यहां पर बैठा हुआ है, भाग में इतना है। अब पहले भाग होता है फिर गुणा होता है। यहां से 3 आ गया, यहां से 21 और यहां से 15। कहें 21 हर बार लिख रहे हैं। 21 दिया 63 और प्लस में ही 15 है, 63 में 15 जोड़ोगे 78 है ना भैया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही आसान, ये भी हलवा ही है। इतना है माइनस इतना है, प्लस में इतना है, माइनस में इतना है, प्लस में इतना है, माइनस में इतना है। सबको पता है दशमलव का जोड़, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। सही है। और जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़ा जाता है, जितने माइनस वाले हैं उनको जोड़ते हैं। देखो ये है प्लस, अरे प्लस है ना, ये है प्लस और ये है प्लस, सबको चलो एक साइड में जोड़ो। 31.004, इसके नीचे 0.7034। कौन सी दिक्कत है भैया, पढ़ना ही तो है। चलो उसके बाद 0.3। अगर आपको 0 बढ़ाना है इधर उधर तो बढ़ा दो, कोई भी दिक्कत नहीं। लो भैया 4 4 सब में हो गया, जोड़ो। यहां से 4 आ गया, यहां से 7 आ गया, यहां 0, यहां से 32 आ गया। और ये गदावन जो बच रहे हैं उनको भी जोड़ना है। 4.98 और कितना है भैया 7.6 और सिर्फ 2 है तो 2.00 कर लो, कौन सी दिक्कत है। लो यहां से 8 आ गया, यहां से 5 आ गया, यहां से 7 4 11 2 13 1 14 आ गया, 14.58। ये गधा है, ये गधा है, ये गधा है, तो गधा ही तो आएगा। गधा 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 मिलेंगे तो गधा ही तो रहेंगे। इसका मतलब अब ये इसके साथ घटेगा तो 14.5800 बढ़ा लो जहां काम। यहां से 4, यहां से 7, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है 10, 10 में से 8 गए 2 और ये है 9, 9 में से 5 गए 4 और ये है 1 हुआ 11, 11 में से 4 गए 7। अब तो कंफर्म हो गया होगा, हाँ ये वाला सही है। 17.42, अरे भैया 2 में से 1 गए, 17.4274, 17.4274। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 मक्खन वाला क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। HCF का मतलब मासा और LCM का मतलब लासा। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या है भैया, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे में मासा, ये है फार्मूला। इसमें 4 चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, LCM HCF, 4 चीजें हैं। 4 में से कोई 3 आपको दिया जाएगा, कोई भी 3 हो सकता है। ये तीनों देकर के HCF पूछ ले, या हो सकता है ये तीनों देकर के LCM पूछ ले, या हो सकता है ये तीनों देकर के पहली संख्या पूछ ले, या हो सकता है ये तीनों देकर के दूसरी संख्या पूछ ले। कुछ भी पूछा जा सकता है, 3 दिया रहेगा। फार्मूला लगाइएगा, सबको पटक दीजिएगा, जो नहीं है अपने आप बुल्ले से बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम पटकते हैं। दो संख्याओं के HCF 11 है, यहां भैया 11 हो गया। LCM 609 है। दूसरी संख्या हमें बतानी है, चलो मान लेते हैं x है। पहली संख्या कितनी है 77, बस काम खत्म। इसी x का मान, तो x बराबर 609 गुणे 11 बटे में 77, 11 कम 11, 11 सते 77, 7 एकम 7, 7 अठे 56, अरे वही 56,
7 7 49, ठीक है। तो x का मान आ गया 87। ठीक है भैया, कहाँ 87? बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अरे चाहे बीना कहो, मीना कहो, सीना कहो, टीना कहो, चाहे जिसका हिस्सा, सबका निकाला जा सकता है। देखो, अभय, बीना, चंदन और दिव्या, अभय, बीना, चंदन और दिव्या, इनका जो अनुपात है वो 5:4:3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अभय को 5 यूनिट मिलती है, 5 इकाई मिलती है, 5 हिस्सा मिलता है, तो वहीं बीना को 2 हिस्सा मिलेगा और ये चंदन को 4 हिस्सा और दिव्या को 3 हिस्सा मिलेगा। सही है, या 3 यूनिट मिलेगी, 3 इकाई मिलेगी। ठीक है भैया। कह रहा है कि यदि चंदन को दिव्या से, चंदन ये है, दिव्या ये है, चंदन का पैसा ज्यादा रहेगा, दिव्या का कम रहेगा, तो कह रहा है दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, इसको 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 4 और 3, इसको 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, 1 इकाई ज्यादा मिल रहा है। देखो, एक ये ज्यादा पा रहा है ना, 1 का मान क्वेश्चन ने दिया है 500। अब क्या, जब 1 का मान है तो 2 का मान 2 से गुणा, 3 का मान 3 से गुणा, 5 का मान 5 से गुणा, 1000 का मान 1000 से गुणा। किसका? बीना का हिस्सा बताओ, यानी 2 का हिस्सा बताओ, तो 2 से गुणा कर दो। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया? 500 गुणे 2, तो 1000 हो गया। बस काम खत्म, बी वाला सही है। इसका पूछा होता तो 2500, इसका पूछा होता तो 2000, इसका पूछा होता तो 1500। ठीक, सबका निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए। ओहो, शतक नहीं बना पाया और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। एक तरीका है मजदूरी वाला, एक तरीका है स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले मजदूरी वाला देखते हैं। देखो, 17वीं पारी में 97 बनाया है। 17वीं जब पारी खेला है, 17वीं पारी, तो 97 रन बनाया है। उसके पहले 16 पारी खेल चुका होगा। सही है ना? कह रहा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि औसत x है, मान लो कि औसत x है। अब 17वीं पारी के बाद जब 17वीं में 97 बनाया तो 3 बढ़ गया। इसका मतलब इतनी समय x है तो पहले 3 कम रहा होगा ना, पहले 3 कम रहा होगा ना, तो पुराना औसत कितना? x - 3 रहा होगा। सही है। कितने लोगों का? 16 लोगों का। उसके बाद 17 लोगों का औसत x हो गया। बहुत अच्छी बात है, योगफल ऐसे निकालते गुणा करके। ये 16 लोगों का हिसाब है, ये 17 लोगों का हिसाब है, और 17वीं पारी में बोला है 97 बनाया है। 16 का हिसाब ये है, 1 का हिसाब ये है, कुल मिलाकर के 17 पारी इधर भी हो गई, 17 पारी इधर भी हो गई। दोनों का मान बराबर करके सॉल्व कर लो। 16 का x में तो 16x माइनस 48 प्लस 97 बराबर में है 17x। इस चचा जान को उधर कर दो तो 17x माइनस 16x, यहां 97 में से 48 निकालोगे तो 49, यानी x बराबर 49। खत्म। ये मजदूरी वाला खेल था। लेकिन सर जी अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचें तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने तो समझाना तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा, है ना भैया। देखो, पहले 16 पारी का हिसाब था, कुछ मान लो यहां तक था। जैसे ही 17वीं खेला तो 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया। सही है। ऐसे 16 पारी बराबर बराबर थे। अच्छा भैया, जब वो 17वीं में बनाया 97, तो 3 इसको मिला होगा, 3 इसको मिला होगा, 3 इसको मिला होगा, 16 लोगों को मिला होगा। 3-3 एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर करना, तो 3 सबको दिया होगा ना। 16 लोग खड़े थे, 16 को 3 सबको दिया, तो 48 रन तो इसी में खप गया। 48 रन इसी में खप गया। बनाया 97, 48 इसमें चला गया इन लोगों को बांटने में, तो बचा कितना? 49। यही नया एवरेज है। काम खत्म। इतना ही आसान है। 49 यानी बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? काम पता ही नहीं है, करवाए चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले काम निकालते हैं। देखो, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लो कि एक आदमी एक दिन में m काम करता है। क्यों m? क्योंकि मैन है इसलिए m लिख दिए। ठीक है। मान लो एक आदमी एक दिन में m काम करता है। कितने आदमी हैं? तो 30, तो 30 से गुणा कर दो, 30 आदमी हो गए।
कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये अभी एक दिन का हिसाब हुआ है, एक दिन का। 16 दिन का करना है तो 16 से गुणा कर दो, 16 दिन का हिसाब हो गया। यही है टोटल वर्क। समझ में आ गया। एक आदमी एक दिन में 1 M काम करता है तो 30 आदमी 30 M काम करेंगे एक दिन में। 16 दिन में तो 16 से गुणा कर दो। चलो ठीक है, भूल जाओ। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, मतलब ये 300 आदमी 6 दिन तक काम करते हैं। 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अभी तक 30 थे, अब हो गए 45 M हो गए। तो कह रहा है उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष काम, कुछ काम यहां निपटा है, कुछ काम यहां निपटेगा, दोनों को मिलाओगे तो पूरा काम हो जाएगा। कह रहा है पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन तक ये काम करें, नहीं पता है। मान लो XYZ फलाने ठिकाने, कुछ भी मान लो। चलो भैया P मान लो, D मान लो, जो भी आपको मानना है सब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा काम ये था, थोड़ा सा काम ये हुआ है, दोनों को अगर मिलाओगे तो पूरा काम हो जाएगा। सही है ना। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। बस सॉल्व कर दो। यहां 30 M गुणे 16 बराबर, क्या यहां से M कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? M कॉमन ले लो तो यहां 30 गुणे में 6 प्लस में 45 और गुणे में x, ये M और इस M से शहीद हो गया। सही है। अब देखो हम 3 से काट सकते हैं, चलो वैसे ही करते हैं। 16 3 48, 480 हो गया। 180 ये हुआ प्लस 45x, हमें x का मान निकालना है। इस चचा जान को इधर करते हैं तो 480 माइनस 180 बराबर में 45x। यहां से बचा है भैया 300 और ये चचा जान नीचे आ जाएंगे 45। यहां से 5 से कट रहा है, 5 6 30 तो 60 आ गया। यहां से 5 9 45, यहां 3 त्रिका 9, यहां से 20। तो x का मान आया है 20/3 और x हमने क्या माना था? दिन। तो ये आएगा दिन। 20/3 कहां है भैया? बी वाला सही है, काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 12 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। 9 12 15 18 87 के बीच कितने पद हैं? देखो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन होना चाहिए था 9 12 15 18 87 में कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं ये आपको बताना था। ठीक है, लेकिन वो पूछा है के बीच में कितने पद हैं। ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। बस होना चाहिए था में कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं ये आपको बताना है। चलो हम वही बता दे रहे हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, 15 18 87 ये समांतर श्रेणी है क्योंकि हर पदों का अंतर जो है वो समान है। 9 12 का 3, 15 12 का 3, 18 15 का 3, ऐसे सबका समान है। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं लास्ट पद। ठीक है, और दूसरे में से अगर पहला निकालोगे तो उसको बोलते हैं डी, यानी सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। दूसरा है 12 माइनस पहला है 9, यानी उत्तर आया 3, डी का मान आया 3। अब कितने पद हैं, पदों की संख्या यहां से निकाला जाता है Tn, या चलो L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। यहां से इधर उधर करोगे तो n का मान आएगा L माइनस A बटे में D प्लस में 1। ये चीज है, इधर उधर करोगे तो यही है। मतलब कहने का ये है सर जी, जब भी कभी भी पदों की संख्या निकालनी हुई तो लास्ट वाले में से पहला वाला घटा देते हैं, यानी 87 माइनस 9 और बटे में जो इनका कॉमन डिफरेंस है यानी जो अंतर है उससे भाग देते हैं और प्लस 1 करते हैं। 87 माइनस 9 78 हो गया, बटे में 3 प्लस में 1 है, यहां से आ गया 26, 26 में 1 जोड़ेंगे 27 लोग हैं टोटल, यहां से लेकर यहां तक अगर गिनोगे तो। अब ये क्या पूछे, थोड़ा हम आपको समझाते हैं। कह रहा है के बीच, किसके बीच की बात कर रहा है? इन दोनों के बीच की बात कर रहे हो कि इन दोनों के बीच की बात कर रहे हो कि इन दोनों के बीच की बात कर रहे हो कि इन दोनों के बीच की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो भैया? अगर इन दोनों के बीच की बात होता तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं, तब ये लिखता ही नहीं। के बीच का मतलब इन दोनों के बीच का अगर होता तो ये लिखता ही नहीं 12 15 18, तब तो हम समझ ही नहीं पाते समांतर श्रेणी की कौन सी श्रेणी है ना। अगर इनके बीच की बात कर रहा है तो ये नहीं लिखता। सही है, इसलिए मामला टेढ़ा है। अगर कोई कहे कि नहीं सर जी 18 और 87 के बीच की बात कर रहा है तो निकाल के देख लो, टोटल है 27, एक ये निकल गया, 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 इसके बीच में 22 लोग बचेंगे, तब तो ऑप्शन में नहीं है।
ठीक है, इसलिए ऑप्शन यही सही है 27। बस खाली पूछने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है, हो सकता है मिसप्रिंट हुई हो। के बीच कितने पद है नहीं बल्कि में कितने पद होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, लास्ट में से पहला वाला घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे, जितना उत्तर आएगा एक जोड़ करके चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। चलो, एक वर्ग है जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो परिमाप से हम बता सकते हैं कि उसकी भुजा कितनी है ना। इसमें 4 से भाग देंगे तो यहाँ 13 13 13 13, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, एक वर्ग और है, उसका परिमाप अगर भुजा हमें पता चल जाए तो हम 4 से गुणा करके परिमाप बता सकते हैं। बोला है ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। अच्छा भैया, इसका क्षेत्रफल मान लो भुजा ए है, मान लो भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल ठीक बराबर होगा इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, सही है। 13 का होता है 169 माइनस 5 का होता है 25 बराबर में ए स्क्वायर, कुल मिला के 144 बराबर में ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ यहां से रूट बन जाएगा 144 यानी ए का मान आ गया 12। इसकी भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, इसका परिमाप। परिमाप 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एसडीटी का स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई कितनी है? अच्छा, ये स्पीड दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर मीटर और मिनट उनट की बात कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बना लेते हैं। आपको पता है ना 5/18 से क्यों करते हैं, बार बार ये बता रहे हैं भैया। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब किलोमीटर बटे में एच है। किलोमीटर हटाओ तो 1000 मीटर लिख दो, खुश हो जाओ। घंटे को हटाओ 60 मिनट लिख दो, मिनट को हटाओ 60 सेकंड लिख दो। अब तो खुश हो जाओ भैया। 1 0 1 0 1 0, 2 0 कैंसल, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, ऊपर 5 नीचे 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसलिए 5/18 से गुणा करते हैं। चलो, ये आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लेता है? टाइम है 15 मिनट। अरे सर जी, मिनट नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए, सेकंड। तो 15 × 60, अब ये हो गया सेकंड, यानी 900 सेकंड। क्या पूछा है? पुल को कितनी देर में पार करता है? अरे भैया, ये मान लो पुल है, ये आदमी यहाँ खड़ा है। जब आदमी यहाँ धीरे 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 यहाँ पहुंच जाएगा तब ना पार माना जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितनी पुल की लंबाई है। तो ये है दूरी, ये है चाल, ये है समय, चाहे जो फार्मूला लगा दो। दूरी बराबर क्या होता है भैया? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, बस क्या है, गुणा करो। चाल है 5/2, समय है 900, काम खत्म। यहां से आ गया कितना भैया? 450, गुणा कर दो। 5 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। कौन सा सही है? 2250 मीटर, यानी पुल जो है वो 2250 मीटर है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक देखते हैं जो इस डेटा पर आधारित है। ये 5 कंपनियां हैं, PQRST। ये कंपनियां जो हैं कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में इनका हिसाब दिया गया है। इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी इधर है, अप्रैल इधर है, इस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जनवरी अप्रैल देखना है और एस वाला देखना है। जनवरी में 85 और एस में 140, सॉरी अप्रैल में 140, यानी 85 से 140 हो गए। तो कितने की वृद्धि हुई है? घटा लो 140 में से 85, तो आपका आ जाएगा कितना भैया? 55। 55 की वृद्धि हुई है 85 पर। कितने प्रतिशत? तो 100% से गुणा कर दो। किसी से कट रहा है कि नहीं है? 11 17, ऊपर आया 1100, नीचे आया 17,
17 छक्का 102 होता है। अब ये 8 बचा 80, 17 चौका 68, 64 बस भैया 6264 कंफर्म हो गया कि इतना ही आएगा, क्या जरूरत है पूरा करने से, है ना। 64 समथिंग आएगा, बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस खाली फैला हुआ है रायते की तरीके से। लिखा हुआ है मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या। देखो मार्च अप्रैल मई, टी कंपनी का मार्च अप्रैल मई जोड़ना है। मार्च अप्रैल मई टी कंपनी ये है, यानी 120, 165 और 165। ठीक है, यहां से 0 आ गया, 6 6 12 2 14 1 15 और यहां से 4 450। कह रहा है इसका 32% माइल्ड स्टील से बने हैं, तो भैया 450 का 32% निकाल लो, काम खत्म। लो 1 0 ये शहीद हो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 16, 16 9 144, काम खत्म। कितना है भैया 144 कहाँ है, ए वाला ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि फरवरी में पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है। बहुत ही आसान है, पी एस टी देखना है, पी एस टी वो भी फरवरी का देखना है। पी 150 आ रहा है, एस 110 आ रहा है और इसका 90 आ रहा है। भैया जी औसत का मतलब होता है सबका जोड़ बटे पदों की संख्या। कितने लोग हैं, 3, तो 3 से भाग। 110 90 200 हो गया, यानी 350 बटे में 3, 3 एकम 3 और यहां से फिर 3 एकम 3। अच्छा सब में है, इसमें नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अभी 2 3 6 18 116 कौन सा सही है, सही हम कर रहे हैं। 3 एकम 3 सही है, 3 6 18 116 लगभग 116, तो बी वाला सही है भैया। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि मार्च में पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं दोनों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात। किसका अनुपात, मार्च और अप्रैल का। मार्च में पी और आर का देखना है। पी आर मार्च कहाँ है भैया, मार्च ये है 180 और 115, ठीक। इसका अनुपात निकालना है। इन्हीं दोनों कंपनियां यानी पी आर का किसमें, अप्रैल में, अप्रैल में यानी 160 240। तो भैया जी ऊपर कितना आ रहा है, यहां से 295 और नीचे कितना आ रहा है 400। कट उठ रहा है, 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 9 45, 5 8 40, 59:80 कहाँ है भैया, अब तो नहीं कट रहा है ना। कौन सा सही है, हाँ डी वाला सही है, 59:80। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जनवरी और मई में मिलाकर क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में यानी जनवरी और मई में ही मिलाकर आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। क्यू का जनवरी मई जोड़ो, जनवरी और मई, क्यू ये है 80 और 120, कुल मिला के हो गया 200। आर का उन्हीं दोनों महीने को जोड़ो भैया, जनवरी और मई का। आर कहां है 155 130, 155 130, तो 285 आ जाना चाहिए। 5 5 3 8, हाँ सही है। अंतर कितने का है, 285 माइनस 200, और क्या 85 का अंतर है। क्या बार बार लिखे हैं ना भैया, कौन सा सही है, बी वाला सही है।